स्टूडेंट्स और अभिभावकों, पेरेंट्स, आज हम बात करेंगे एक बेहद ही सॉफ्ट ग्लैमरस प्रोफेशन, वो है कार्डियोलॉजिस्ट और कार्डियोथोरेसिक सर्जन। हार्ट सर्जरी जो लोग करते हैं, डॉक्टर त्रेहान का नाम आपने सुना होगा। तो वो कैसे बनते हैं, उनका प्लेसमेंट कैसा होता है, सैलरी कैसी होती है, उनकी लाइफ कैसी होती है, डिफ़िकल्टीज़ कैसी होती हैं, पढ़ाई के समय क्या होता है, ये सारी चीज़ों की इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं यूट्यूब पर। आई थिंक इस तरह का ये पहला वीडियो होगा इस ब्रांच पर। मैं हूं डॉक्टर अव्यक्त अग्रवाल। मैं एक सीनियर पीडियाट्रिक कंसल्टेंट हूं और एलर्जी स्पेशलिस्ट हूं जबलपुर में। अब बात करते हैं कि कार्डियोलॉजिस्ट जो है बनने के लिए सबसे पहला है आपको MBBS करना होगा, जो कि नीट के थ्रू आप एंट्री करेंगे और गवर्नमेंट या प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस आपको मिलेंगे, जिसमें अलग अलग तरह के इंस्टीट्यूट्स हैं, सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स जैसे एम्स है से लेकर गवर्नमेंट राज्य स्तर के इंस्टीट्यूट्स होते हैं। कहीं से भी आप MBBS कर सकते हैं। रिकग्नाइज्ड MCI डिग्री वाला MBBS होना चाहिए। वो हुआ। MBBS के बाद फिर से आपको एंट्रेंस देना है। उस एंट्रेंस को कहते हैं नीट प्री-PG। नीट प्री-PG में आपका जब सिलेक्शन हो जाएगा तो आप MD करेंगे, ठीक है। यदि नीट प्री-PG के थ्रू आप MD नहीं लेते हैं तो DNB भी ले सकते हैं। DNB और MD दोनों इक्विवेलेंट डिग्री हैं, जो कि 3 साल के लिए आपको ट्रेनिंग देंगी, फिजिशियन की ट्रेनिंग, ठीक है। साथ ही साथ में पीडियाट्रिक्स MD या DNB भी कर सकते हैं आप कार्डियोलॉजिस्ट फर्दर बनने के लिए, ठीक है। तो अभी आप ये MD करने के दौरान कार्डियोलॉजिस्ट नहीं बन जाएंगे, खुश हो मत होइए। तो आपने 5.5 साल MBBS किया, इसके बाद आपने 3 साल MD या DNB किया, जो कि आप ऑब्वियसली एंट्रेंस के बाद गए हैं, एंट्री हुई आपकी, और आपको ठीक ठाक रैंक लेनी होगी MD मेडिसिन लेने के लिए। थोड़ा पीछे रैंक पर DNB मिल जाएगा। कॉलेजेस PG में इंपॉर्टेंट होते हैं, UG में उतना इंपॉर्टेंस नहीं रखते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन यदि जितनी अच्छी जगह से मिल सके उतना अच्छा होता है। अब जब आप MD कंप्लीट कर लेते हैं 3 साल के बाद, देन आपको फिर से एक एंट्रेंस देना होगा, जो कि कहलाएगा DM एंट्रेंस, या फिर उसी से जो DM एंट्रेंस है नीट ही इसमें इंक्लूड होने लगेगा। तो ये इसके थ्रू जो आपको मिलेगा एंट्रेंस के थ्रू, उसमें या तो DM मिलेगा या DNB सुपर स्पेशलिटी मिलेगी। तो DM की अलग अलग ब्रांचेस होती हैं, जैसे न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, कार्डियोलॉजी। तो आप कार्डियोलॉजी का DM ऑप्ट करेंगे या DNB ऑप्ट करेंगे, ठीक है। तो अब आपको फिर से 3 साल के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी कार्डियोलॉजिस्ट बनने की, MD में या DNB में। तो कितने साल हो गए टोटल? 5.5 साल MBBS, 3 साल MD और 3 साल DM या DNB सुपर स्पेशलिटी। अब ये टोटल कितने हो गए? 8.5 साढ़े 11 साल। इसमें एग्जाम में आप सिलेक्शन फर्स्ट अटेम्प्ट में हो रहा है कि नहीं, ये भी तय होगा। मोस्टली MD एंट्रेंस में एक आध अटेम्प्ट लग जाता है, 2 भी लग जाते हैं, कई बार फर्स्ट अटेम्प्ट में भी होता है। इसी तरह से DM एंट्रेंस में तो साल, 2 साल, 3 साल लग जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह के वो भी टाइम पीरियड जोड़ेंगे तो और ज़्यादा हो गया। तो आप बोलेंगे इतना लंबा पढ़ाई करते रह जाएंगे तो सेटल कब होंगे? तो यहाँ पर एक मिथ है और एक बहुत ही पिक्युलर चीज़ है मेडिकल प्रोफेशन के बारे में, जो कि मैं अपने पहले के वीडियोस में भी बोल चुका हूँ। वह यह है कि ये अकेला प्रोफेशन है ऐसा, चाहे ये इंडिया में हो या US में हो या UK में हो, आपको ट्रेनिंग के दौरान में वेरी डिसेंट स्टाइपेंड मिल रहा होता है, जो कि अराउंड जब आप MD करेंगे तो MP में यदि 60,000 के करीब है, तो दिल्ली में ये 94-95,000 रुपीज़ पर मंथ के करीब है, लगभग 1 लाख के रुपए पर मंथ। तो आप जब ट्रेनिंग ले रहे हैं 3 साल की MD की, तब भी आप कमा रहे हैं जॉब की तरह। इसी तरह से जब DM की ट्रेनिंग ले रहे हैं तब भी कमा रहे हैं। DM की ट्रेनिंग और MD ट्रेनिंग के दौरान में जो स्टाइपेंड होता है उसमें ह्यूज डिफरेंस नहीं होगा। DM का स्टाइपेंड SRs के स्टाइपेंड के बराबर होता है, सीनियर रेजिडेंट्स के स्टाइपेंड के बारे में, क्योंकि वो सीनियर रेजिडेंट ही कहलाते हैं उस इंस्टीट्यूट्स में, ठीक है। MD करते समय आप जूनियर रेजिडेंट कहलाते हैं। तो लगभग 1 लाख के अराउंड होगा स्टाइपेंड, और डिपेंड करता है इंस्टीट्यूट पर और स्टेट पर, कम भी हो सकता है, 60,000 से 1 लाख आमतौर पर। तो अब ये हो गया आपका DM सुपर स्पेशलिटी कार्डियोलॉजी। तो अब DM के बाद आप प्रॉपर कार्डियोलॉजिस्ट कहला जाएंगे। तो अब क्या होगा आपका? तो कार्डियोलॉजिस्ट के रूप में आपको फर्स्ट प्लेसमेंट मेडिकल कॉलेजेस में मिल सकता है, टीचिंग में असिस्टेंट प्रोफेसर मिल सकता है, गवर्नमेंट के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स खुल गए हैं उनमें मिल सकता है, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में मिल सकता है, मिडिल सिटीज़ के जो पॉली हॉस्पिटल्स, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पर कैथ लैब एस्टेब्लिश करनी हो तो उनमें मिल सकता है। प्लेसमेंट्स इनिशियल सैलरी 3 लाख से 5 लाख के बीच में होती है एक कार्डियोलॉजिस्ट की स्टार्टिंग सैलरी।
गवर्नमेंट सेक्टर में थोड़ी सी कम हो सकती है, जैसे टीचिंग जॉब में स्टार्टिंग सैलरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स में लगभग 2 लाख के करीब होती है। लेकिन कुछ लोगों को जिनको एकेडमिक से जुड़े रहने का शौक होता है वो लोग इसको ऑप्ट करते हैं कम सैलरी के बावजूद भी, और मोर सिक्योरिटी होती है गवर्नमेंट में। लेकिन प्रोफेशन ऐसा है कि सिक्योर है, मतलब फाइनेंशियली इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो 3 से 5 लाख रुपए के बीच में इंडिया में मिलेगा। आप गल्फ कंट्रीज़ में जा सकते हैं, यूएई है, ओमान है, अबू धाबी, यहाँ पर डायरेक्ट अपॉइंटमेंट आपको हो सकते हैं और काफ़ी अच्छी सैलरी पर हो सकते हैं। मैं बहुत अपडेटेड नहीं हूँ अभी वहाँ की सैलरी को लेकर, लेकिन 5 to 10 lakhs पर मंथ के बीच में इजीली आपको मिल सकता है। अब आती है बात कि आप मिडिल लेवल पर आ गए, कुछ साल का आपको एक्सपीरियंस हो गया, आप मार्केट में जम गए हैं और आप खुद का क्लिनिक चलाते हैं और फ्रीलांसिंग करते हैं, तो आपकी अर्निंग जो है वो एक्सपोनेंशियली राइज करेगी। जो वेल एस्टेब्लिश्ड कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं वो बिना अपना हॉस्पिटल खोले 1 करोड़ पर मंथ तक कमा पाते हैं, और यदि उनका कुछ शेयर है उस हॉस्पिटल में तो वो और भी ज़्यादा 2 करोड़ तक भी जा सकती है उनकी इनकम। सो करते क्या है कार्डियोलॉजिस्ट हार्ट से संबंधित सभी बीमारियों की जांच और ट्रीटमेंट करेंगे। जैसे कि जांचों में आता है ईसीजी से स्टार्ट करके कलर डॉपलर है, इकोकार्डियोग्राफी है। फिर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा मनी और स्टारडम होता है, क्योंकि इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट एंजियोप्लास्टी करते हैं, एंजियोग्राफी करते हैं, जो ब्लॉक हैं क्या आर्टरीज और उनको स्टेंट वगैरह डालना, आपको बाईपास से बचा पाते हैं। एरिथमियास का ट्रीटमेंट करते हैं, जो कि पेसमेकर्स डिवाइसेस वगैरह लगाना। तो इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट एक्चुअली ये 3 साल की ट्रेनिंग जो डीएम की हो या डीएनबी की होती है उसमें नहीं बन पाते हैं, इसलिए 1 से 2 साल की और फेलोशिप करते हैं वो इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी में, पोस्ट डीएम फेलोशिप कहलाती हैं जो, ठीक है। तो इतनी ज़्यादा पढ़ाई है और इस वजह से वो अर्न भी ज़्यादा कर सकते हैं, पोटेंशियल अर्न का होता है। अब लाइफ कैसी होती है? लाइफ थोड़ी हैक्टिक होती है, टाइम बेटाइम वाली होगी, खासकर इनिशियल ईयर्स में। मेडिकल प्रोफेशन इस लिहाज से काफ़ी पिक्युलर है कि यहाँ पर शुरुआत में हैक्टिक होता है, फिर धीरे धीरे कूल डाउन होते जाता है, मतलब आपका काम कम होते जाता है, अर्निंग भले बढ़ रही हो। जबकि कई प्रोफेशंस में उल्टा होता है कि इनिशियल भले हैक्टिक ना हो, बाद में हैक्टिक होता जाता है। जैसे से आप खासकर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जैसे से आप पोस्ट का लेडर चढ़ते हो तो आपका काम हैक्टिक होता जाता है। इसमें कूल होता जाता है वर्क आपका, और आपके ऊपर है कि आपको कितना वर्क करना है। रिस्क क्यों? क्योंकि हार्ट का मामला है और लाइफ और डेथ से आप डील कर रहे हैं, तो यस मिस हैपनिंग हो सकती हैं, अनटूवर्ड्स आउटकम आ सकते हैं जो एक्सपेक्टेड नहीं है। तो इस वजह से लड़ाई झगड़े या लिटिगेशन वगैरह का थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क होगा अन्य ब्रांचेस की तुलना में, मतलब हाई रिस्क ब्रांचेस में से ये एक मानी जाएगी। बेस्ट प्लेसमेंट्स में कहाँ पर मानूंगा? बेस्ट प्लेसमेंट्स इस समय मैं मानूंगा मिडिल सिटीज़ में, क्योंकि जो मेट्रो सिटीज़ हैं वो काफ़ी सैचुरेटेड होने लगी हैं और नए कार्डियोलॉजिस्ट को कोई नहीं पूछ रहा। सैलरी मिल जाएगी, 3 लाख मिल जाएगी, लेकिन रिकग्निशन नहीं मिलेगा। तो मिडिल सिटीज़ या थोड़ी और लोअर सिटीज़ में पहुँचने लगे कार्डियोलॉजिस्ट जहाँ पर लोग नहीं हैं। नई कैथ लैब आपको इन्वेस्टर्स मिल जाएंगे, क्योंकि कैथ लैब एस्टेब्लिश करना काफ़ी महंगा होता है, करोड़ों का खर्चा होता है। तो इतना तो डॉक्टर के पास नहीं होता जो स्टूडेंट है, मोस्ट ऑफ देम के पास। तो इन्वेस्टर मिल जाते हैं जो कि हॉस्पिटल्स खोलना चाह रहे हैं, बिजनेसमैन या जिनके ऑलरेडी हॉस्पिटल है, तो उनको एक प्रोफेशनल की ज़रूरत होती है और आप नई सिटी में जाके वो आपके लिए कैथ लैब खोल सकते हैं। ऐसे बहुत सारे कार्डियोलॉजिस्ट करते हैं। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, मेरे कुछ जूनियर्स हैं, मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने ऐसे किया है कि जिन्होंने दूसरे ने इन्वेस्ट किया उनकी कैथ लैब खोलने में, सिटी में गए वो किसी सिटी में, और वहाँ पर फिर वो वेल एस्टेब्लिश्ड हैं। लेकिन जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि बेस्ट प्लेसमेंट इज़ ऑलवेज द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पर जोर दिया कीजिए, जिससे कि आपको किसी की बात नहीं सुननी पड़े। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में ग्रोथ भी एक्सपोनेंशियल होता है, आप किसी की मदद भी ज़्यादा कर सकते हैं। यदि आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो कि कोई गरीब है उसको फ्री भी कर सकते हैं, लेकिन आप किसी के अंडर में काम कर रहे हैं तो ये उसकी विश ज़्यादा चलेगी, आपकी नहीं चलेगी। तो लॉन्ग रन में इतना यदि आप पढ़ते हैं तो सेल्फ एम्प्लॉयड होने की कोशिश कीजिए, लेकिन सेल्फ एम्प्लॉयड होने के लिए थोड़ा सा हाई इन्वेस्टमेंट वाली ब्रांच चाहिए। आपको एक पॉश जगह पर क्लिनिक चाहिए होगा, छोटी जगह पर क्लिनिक नहीं चलेगा, मतलब अच्छा नहीं लगेगा कार्डियोलॉजिस्ट का। तो थोड़ा सा एक प्रॉपर सी प्लेस होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए, थोड़ी सी स्पेशियस होना चाहिए। तो ये आप जानते हैं कि करोड़ों का इन्वेस्टमेंट है या बहुत ज़्यादा किराया आएगा। देन फिर कलर डॉपलर मशीन आपके पास कम से कम होना चाहिए डायग्नोसिस के लिए, जिसकी कीमत भी काफ़ी लाखों में है, जितनी भी हो 10-20 लाख रुपए के अराउंड।
तो इस तरह के आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट इसमें ज़्यादा है, इस वजह से जो स्टूडेंट्स हैं वो कोलैबोरेट करते हैं किसी दूसरे बिजनेस पार्टनर के साथ जो कि इन्वेस्ट कर सके। लेकिन अल्टीमेटली अपना एक क्लिनिक ज़रूर रखना जहाँ भी आप जुड़ें, जिससे कि आपकी अपनी एक आइडेंटिटी फिक्स हो, आप उस शहर में अपने नाम से जाना जाएँ, ना कि उस हॉस्पिटल के नाम से जहाँ पर आप काम कर रहे हैं। तो ये थी कार्डियोलॉजी के विषय में जानकारी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। इससे पैरेलल ब्रांचेस, इसकी जो कॉम्पिटिटिव ब्रांच है, नेफ्रोलॉजी है, न्यूरोलॉजी है, मेनली ऑन्कोलॉजी है, जेनेटिक्स है, डीएम जेनेटिक्स है। डीएम जेनेटिक्स में मनी कम है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। न्यूरोलॉजी इज़ अ वेरी गुड ब्रांच, इसमें भी काफ़ी हाई अर्निंग ब्रांच है ये, लेकिन कार्डियोलॉजी से कम अर्निंग पोटेंशियल है इसमें, लेकिन हाई अर्निंग ब्रांच है भी, और थोड़ा सा सैचुरेशन न्यूरोलॉजी में ज़्यादा है। नेफ्रोलॉजी भी हाई अर्निंग ब्रांच है, लेकिन थोड़ा सा कम्बरसम है, डायलिसिस वगैरह करते हैं इसमें, और कुल मिला के कि आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। हाँ, एक और छोड़ दी थी, एंडोक्रिनोलॉजी। एंडोक्रिनोलॉजी भी हाई अर्निंग ब्रांच है, काफ़ी अच्छी अर्निंग होती है इसमें डॉक्टर्स की, और सबसे अच्छी बात है एंडोक्रिनोलॉजी में सबसे कूल है ये रिलेटिवली, इसमें रिस्क कम है, इसमें इमरजेंसीज नहीं है या कम है, आप चाहें तो बिल्कुल भी इमरजेंसीज ना देखें। तो ये जो है खासकर जब यदि आप फैमिली ओरिएंटेड आपका माइंडसेट है, आप फैमिली को ज़्यादा वक्त देना चाहते हैं, तो एंडोक्रिनोलॉजी बेटर होगी। इन सब ब्रांचेस पे डिटेल में वीडियो बनाएंगे आपके इस वीडियो पर रिस्पांस को देखते हुए कि इनका डिटेल वीडियो बनाना है कि नहीं, क्योंकि पहली बार मैंने किसी मेडिसिनल सुपर स्पेशलिटी ब्रांच का बनाया, न्यूरोसर्जरी का एक बनाया हुआ है, वो देख सकते हैं आप, लेकिन मेडिसिनल सुपर स्पेशलिटी का फर्स्ट टाइम बनाया। मुझे बताइए कि कैसा लगा। थैंक यू। मैंने कार्डियोथोरेसिक सर्जन छोड़ दिया। कार्डियोलॉजिस्ट और कार्डियोथोरेसिक सर्जन में फ़र्क ये है कि कार्डियोथोरेसिक सर्जन डायग्नोस्टिक और मेडिसिनल काम ना करके सर्जिकल वर्क करते हैं, जैसे कि बाईपास सर्जरी करना, हार्ट से संबंधित जितनी भी सर्जरीज होती हैं वो कार्डियोथोरेसिक सर्जरी वाले CTVS जिसे कहा जाता है वो करते हैं। इसके लिए आपको MS जनरल सर्जरी करनी होगी पोस्ट MBBS तक सेम प्रक्रिया है। फिर आपको नीट के थ्रू MS लेना होगा MD की जगह, या DNB जो होता है वो करना होगा सर्जरी वाला, एंड देन फिर इसके कंप्लीशन के बाद आपको फिर से एंट्रेंस देकर MS या DNB कार्डियोथोरेसिक सर्जरी करनी होगी। ठीक है, सॉरी MCH नॉट MS, MCH जो कि सुपर स्पेशलिटी कोर्स है 3 साल का, या फिर MCH मतलब इक्विवेलेंट हुआ DM के, और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं MCH के साथ आप DNB सुपर स्पेशलिटी जो सर्जरी वाली है वो कर सकते हैं कार्डियोथोरेसिक सर्जरी में। CTVS सर्जरी बहुत अच्छी ब्रांच नहीं मानी जाती है, इतनी मेहनत के बावजूद भी मैंने बहुत लोगों को फ्रस्ट्रेटेड देखा है इस ब्रांच में। कई बार बहुत अच्छी स्किल्स भी नहीं सीख पाते हैं, क्योंकि सबको मौका नहीं मिलता। कुछ तो गॉड गिफ्ट भी होती है, और कभी कभी इंस्टीट्यूट का भी रहता है कि कई बार ऐसे भी मैंने देखे हैं कि CTVS सर्जरी 3 साल कर ली, बट उनको एडिक्वेट अमाउंट ऑफ सर्जरी करने ही नहीं मिली, तो उन्हें कॉन्फिडेंस ही नहीं आ पाता है। वो हमेशा किसी के सबऑर्डिनेट बन के काम करते रहते हैं और इंडिपेंडेंट वर्क नहीं कर पाते हैं। कई जगहों पर सैलरी बहुत कम है CTVS सर्जन की, क्योंकि अब जैसे जैसे स्टेंट वगैरह आ गया, कार्डियोलॉजिस्ट बहुत सारा मैनेज कर लेते हैं पहले ही, तो CTVS को उतना काम नहीं मिल पाता है कई बार। हालांकि जॉब की इसमें भी कमी नहीं है, जॉब स्टार्टिंग सैलरी इनकी भी 3 लाख से आमतौर पर शुरू होगी, लेकिन पीक अर्निंग आपके नाम पर निर्भर करेगा। डॉक्टर नरेश त्रिहान जो कि सेलिब्रिटी डॉक्टर हैं इंडिया के, और वो कार्डियोथोरेसिक सर्जन हैं और वन ऑफ द हाईएस्ट अर्निंग प्रोफेशनल हैं इंडिया में, लेकिन ऐसी किस्मत और सबकी नहीं होती है। CTVS में बहुत सारे लोग लोअर प्लेस रह जाते हैं अपनी मेहनत की तुलना में। तो दोनों की तुलना में तो कार्डियोलॉजिस्ट का प्लेसमेंट आमतौर पर एवरेज तौर पर बेहतर होता है। तो ये थी जानकारी और एड ऑन। थैंक यू।